नमस्कार। आज हम नेपाल में हुए एक ऐसे आंदोलन की बात करने वाले हैं जिसे जेनजी प्रोटेस्ट का नाम दिया गया है। ये सिर्फ सोशल मीडिया बैन के खिलाफ एक छोटा मोटा विरोध नहीं था, नहीं, बल्कि ये नेपाल के युवाओं की आवाज, उनकी नाराजगी और एक बहुत बड़े बदलाव की मांग को दिखाता है। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। अब सवाल यही उठता है कि आखिर एक सोशल मीडिया बैन ने पूरे देश में युवाओं का इतना बड़ा आंदोलन कैसे खड़ा कर दिया? आखिर वो चिंगारी क्या थी? इसी सवाल का जवाब हम इस पूरे विश्लेषण में ढूंढने की कोशिश करेंगे। कहानी की शुरुआत होती है सरकार के एक अकेले फैसले से, एक प्रतिबंध से। एक ऐसा फैसला जो रातों रात एक छोटे से विरोध को पूरे देश के आंदोलन में बदलने वाला था। तारीख थी 8 सितंबर 2025। नेपाल सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स समेत 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। ये एक बहुत अचानक लिया गया फैसला था जिसने देश के युवाओं को कह सकते हैं एक तरह से चौंका दिया। अब देखिए, इस बैन के पीछे दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए थे। सरकार का कहना था कि ये कंपनियां रजिस्ट्रेशन के नियम नहीं मान रही और इनसे साइबर क्राइम बढ़ रहा है। वहीं देश के युवाओं को लगा कि ये उनकी आज़ादी पर सीधा हमला है, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश है, और बस यहीं से टकराव की असली वजह पैदा हुई। तो सरकार की दलीलों को युवाओं ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने किसी नेता या पार्टी का इंतजार नहीं किया, बल्कि खुद ही सड़कों पर उतर आए। ये नेपाल की जेनजी का अपना जवाब था। और यह आंदोलन, आप यकीन मानिए, बहुत तेजी से फैला। पहले ही दिन काठमांडू के मैतीघर और न्यू बानेश्वर में विरोध शुरू हुआ। तीसरे दिन तक हजारों स्टूडेंट्स इसमें शामिल हो गए। कई तो अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में ही थे। और देखते ही देखते 5वें दिन तक यह आंदोलन पोखरा, विराटनगर और धरान जैसे बड़े शहरों तक जा पहुंचा। इस प्रोटेस्ट का चेहरा भी बहुत अलग था। इसमें हजारों युवा थे, लेकिन उनके प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण थे। और सबसे दिलचस्प बात क्या थी? उनके हाथों में हथियार नहीं, बल्कि किताबें थीं। संदेश एकदम साफ था, हम अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा के लिए खड़े हैं। लेकिन ये जो शांतिपूर्ण तस्वीर थी ना, ये ज्यादा दिनों तक बनी नहीं रह सकी। जैसे जैसे सड़कों पर भीड़ बढ़ती गई, अधिकारियों का रवैया सख्त होता गया और माहौल टकराव और तनाव में बदल गया। सुरक्षा बलों ने भीड़ को काबू करने के लिए बल का इस्तेमाल शुरू कर दिया। शुरुआत आंसू गैस और पानी की बौछारों से हुई, फिर बात रबर की गोलियों तक पहुंची और आखिरकार कुछ जगहों पर लाइव फायरिंग भी हुई, जिसने स्थिति को बहुत बहुत गंभीर बना दिया। तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि राजधानी काठमांडू के न्यू बानेश्वर इलाके में कर्फ्यू तक लगाना पड़ा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने बिगड़ चुके थे। इस टकराव और बल प्रयोग का नतीजा बेहद दुखद रहा। इस आंदोलन की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, और ये कीमत इंसानी जिंदगियों और देश की राजनीति दोनों को अदा करनी पड़ी। इन झड़पों में 19 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस आंदोलन की गंभीरता को दिखाता है। जनता का गुस्सा जब आसमान पर था, तो इसका राजनीतिक असर भी हुआ। भारी दबाव के बीच देश के गृहमंत्री रमेश लेखक को इस्तीफा देना पड़ा। यह सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। जब लोगों की जानें जाने लगी और खुद गृहमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, तब जाकर सरकार को शायद ये एहसास हुआ कि ये आंदोलन अब दबने वाला नहीं है। और फिर बाहरी दबाव में सरकार को यू टर्न लेना ही पड़ा। सरकार ने कई बड़े ऐलान किए। सबसे पहले सोशल मीडिया पर लगा बैन आधिकारिक तौर पर हटा दिया गया। इसके साथ ही मृतकों के परिवारों को मुआवजा और घायलों को मुफ्त इलाज देने का वादा किया गया, और पूरे मामले की जांच के लिए 15 दिन की एक कमेटी भी बना दी गई। सरकार तो झुक गई, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक कामयाब विरोध था, या फिर इससे भी कुछ बड़ा? क्या हम इसे एक तरह की क्रांति की शुरुआत कह सकते हैं? इसका जवाब शायद इस बात में छिपा है कि इस लड़ाई में युवा अकेले नहीं थे। ये आंदोलन सिर्फ युवाओं तक ही नहीं रहा। काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह, कई जाने माने कलाकारों, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी और आम जनता ने भी इसका खुलकर समर्थन किया। इससे साफ पता चलता है कि ये सिर्फ एक पीढ़ी की लड़ाई नहीं बनकर रह गई थी। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात यह है कि इन विरोध प्रदर्शनों ने एक चीज तो साबित कर दी कि नेपाल के युवाओं की आवाज को अब आसानी से दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। और अंत में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, क्या युवाओं के नेतृत्व वाला ये आंदोलन नेपाल की राजनीति के भविष्य को हमेशा के लिए बदल देगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही